हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, आज हम अपनी जो बायोग्राफी सीरीज़ है उसमें जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं वो है श्री राजीव गांधी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे और आज तक के इतिहास में हमारी कंट्री के जो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं वो राजीव गांधी थे, जिन्होंने 40 ईयर्स ऑफ एज में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ओथ ली थी और भारत के प्रधानमंत्री बने थे। चलिए शुरू करते हैं। राजीव गांधी, जिनका जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था, 20 अगस्त 1944, एक इंडियन पॉलिटिशियन रहे, एक भारतीय राजनेता रहे, जिन्होंने भारत के छठे प्राइम मिनिस्टर, सिक्स प्राइम मिनिस्टर के रूप में 1984 से 1989 तक सर्व किया। इन्होंने जो प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी वो 1984 में ली थी, जब उनकी माता इंदिरा गांधी उन्हें असेसिनेट कर दिया गया था। एंड आफ्टर डेट राजीव गांधी बिकेम द यंगेस्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर एट द एज ऑफ 40। तो 40 साल की उम्र में उस समय वो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। राजीव गांधी का जो जीवन रहा वो काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा रहा। राजीव गांधी का जन्म एक पॉलिटिकली पावरफुल नेहरू गांधी परिवार में हुआ था। इनके जो पिता थे उनका नाम फिरोज गांधी और इनकी माता का नाम इंदिरा गांधी था। गांधी की जो पढ़ाई रही वो दून स्कूल में हुई। उसके बाद ये पढ़ने के लिए यूके गए, बट वहाँ पर जो इनकी पढ़ाई थी वो पूरी ना हो सकी किन्हीं कारणों से। एंड आफ्टर डेट लिविंग स्टडीज़ ओवर देयर, वहाँ अपनी पढ़ाई छोड़कर ये वापस भारत लौटे 1966 में, और इन्होंने यहाँ पर एक प्रोफेशनल पायलट का कोर्स किया और उसके बाद स्टेट ओन्ड इंडियन एयरलाइंस में एज अ पायलट इन्होंने काम करना शुरू किया। 1968 में ही मैरिड सोनिया गांधी जो कि इटालियन मूल से आती हैं, उनसे इन्होंने शादी की। ज़्यादातर 1970 से 1980 का जो टाइम रहा उसमें राजीव गांधी पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रहे। उस समय इनकी जो माता थी इंदिरा गांधी वो प्राइम मिनिस्टर थी, उनके जो भाई थे संजय गांधी वो एक एमपी थे, बट राजीव गांधी जो थे उनका पॉलिटिक्स से कोई दूर दूर तक नाता नहीं था। वो अपना एक जो पायलट वाली जॉब थी उससे काफ़ी संतुष्ट थे और वो उस समय तक पॉलिटिक्स में आना भी नहीं चाहते थे, ना उन्होंने कभी रुचि दिखाई। बट कहते हैं ना कि लिखा होता है सब कुछ, जो होना होता है वो होता ही है। वॉट मेक्स हिम कम इन टू पॉलिटिक्स। उनके जो भाई थे संजय गांधी, जिनकी जो वाइफ मेनका गांधी अभी एमपी हैं, और उनके जो पुत्र वरुण गांधी वो भी बीजेपी से एमपी हैं। तो 1980 में प्लेन क्रैश में संजय गांधी की डेथ हो गई, जिसके बाद कि गांधी को अपनी माँ इंदिरा गांधी के कहने पर रिलक्टेंटली उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की। करना नहीं चाहते थे, बट कहीं ना कहीं अपनी माँ के कहने पर इंदिरा गांधी के बात को मानकर उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की अपने भाई की डेथ के बाद। जो उनका पॉलिटिकल कैरियर रहा, जब उन्होंने 1980 में पॉलिटिक्स में वो आए, उसके अगले ही साल उन्होंने जो अपने भाई की पार्लियामेंट्री सीट थी अमेठी, जिसे गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता था, जहाँ से 2004 में राहुल गांधी भी पहली बार इलेक्ट हुए थे, वो मेंबर ऑफ लोकसभा बने। और उसके बाद उनकी पॉलिटिकल ग्रूमिंग के लिए, उनके राजनीतिक कैरियर को एक अच्छी शुरुआत देने के लिए और पॉलिटिक्स में उनको नॉलेज प्रोवाइड करवाने के लिए कि किस तरह राजनीति में उन्हें ढलना है या किस तरह उन्हें अपना विस्तार करना है, उन्हें एक जनरल सेक्रेटरी बनाया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का महासचिव। और उसके बाद उन्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि उस समय हमारे देश में 1982 एशियन गेम्स जो कि न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुए थे, उन्हें ऑर्गेनाइज करवाने का जो एक बड़ी, कह सकते हैं आप, एक चुनौती थी, एक बड़ी जो उनके ऊपर एक जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो एशियन गेम्स सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करवाने का पूरा जिम्मा राजीव गांधी को दिया गया। जब राजीव गांधी राजनीति में परिपक्व हो ही रहे थे, तभी उनके जीवन में एक बड़ा सेटबैक आया। 31 अक्टूबर 1984 को उनकी माता, उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो थी, उन्हें असेसिनेट कर दिया गया था उनके दो सिख बॉडीगार्ड्स सतवंत सिंह और बेअंत सिंह के द्वारा, जो कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो थे उससे काफ़ी दुखी थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार ये वो था ऑपरेशन जिसमें जब जो जर्नैल सिंह भिंडरवाला थे और उनके अनुयायी थे, उन्होंने जो स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में है वहाँ पर कब्जा कर लिया था, और उन्हें वहाँ से बाहर निकालने के लिए, उन्हें वहाँ से हटाने के लिए इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया था,
जिसमें आर्मी डिप्लॉय की गई थी, तब स्वर्ण मंदिर में गोलियां चलाई गई, वहाँ पे तोप का यूज़ किया गया, वहाँ गोले बरसाए गए, वहाँ कई लोगों की जान गई, जर्नैल सिंह भिंडरवाला भी मारे गए। और उन कंसिक्वेंसेस से, उन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं सिख कम्युनिटी के जो लोग थे वो काफ़ी आहत हुए थे, और उनकी जो धार्मिक भावनाएं थी वो भी आहत हुई थी। और उसी के कंसिक्वेंसेस थे कि उनके जो 2 सिख बॉडीगार्ड थे उन दोनों ने इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। राजीव गांधी को अगला प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। उनकी लीडरशिप अगले कुछ दिनों तक टेस्ट हुई, क्योंकि इंदिरा गांधी के मरने के बाद जो कांग्रेस के सपोर्टर्स थे उन्होंने सिख कम्युनिटी जो थी उनके खिलाफ काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में दंगे किए, सिखों को मारा गया, कत्लेआम मचाया गया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय दिल्ली की सड़कों पर कोई भी सिख पगड़ी के साथ निकल नहीं पा रहा था। सोर्सेस ये बताते हैं कि उस समय पर जो सिख लोगों की डेथ हुई थी उन दंगों में, जो सिख दंगे थे 1984 सिख रायट्स, जिसमें जगदीश टाइटलर एक बहुत बड़ा नाम है, तो 8,000 से 17,000 तक 8,000 to 17,000 सिख्स वर किल्ड अराउंड। अब उसके बाद जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, उस समय पे जो लोकसभा थी उसका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका था, तो नए से चुनाव हुए 1984 में, और कांग्रेस ने आज तक की सबसे बड़ी मेजोरिटी से चुनाव जीता। 542 में से 411 सीट जीतकर कांग्रेस की एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तो राजीव गांधी का जो जीवन था वो सिर्फ अच्छाइयों से भरा नहीं रहा। उनके जीवन में एक पॉलिटिकल फिगर वो थे, एक राजनीतिक नेता, और राजनीति में आने के बाद एक व्यक्ति के साथ सिर्फ अच्छाइयाँ ही नहीं चलती, बुराइयाँ साथ साथ चलती हैं, तो कई कंट्रोवर्सीज भी रही। राजीव गांधी के जो ऑफिस में पीरियड रहा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, उसमें कई कंट्रोवर्सीज आई, जिसमें कुछ जो सबसे बड़ी थी उसमें से एक था भोपाल डिज़ास्टर, ठीक है, वो भोपाल गैस त्रासदी जिसे कहा जाता है। बोफोर्स स्कैंडल, जो बोफोर्स तोप जो थी, बोफोर्स जो एक स्वीडिश कंपनी थी, उनसे जो तोपें खरीदी गई थी, उनकी खरीदी में जो एक घोटाला हुआ था वो। राजीव गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर में गुल शाह को चीफ मिनिस्टर बनाया, और तब 1986 में कश्मीर में दंगे भड़क गए थे। 1988 में उन्होंने जो मालदीव्स में आर्मी ने कब्जा कर लिया था वहाँ की सरकार को हटाकर, तख्ता पलट करके, तब राजीव गांधी को मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि वो मदद करे उनकी वापस से वहाँ पे पावर गेन करने में, और राजीव गांधी ने इंटरवेन किया, यहाँ से फौज भेजी, एक आर्मी की ट्रूप्स भेजी वहाँ पर, और वहाँ पर उसे कूप को रिवर्स किया उन्होंने। कई मिलिटेंट तमिल ग्रुप जो थे उस समय पर, जो PLOTE, पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल एलम, ये जो ऐसे मिलिटेंट तमिल ग्रुप्स थे वो कहीं ना कहीं राजीव गांधी से नाराज़ हो गए थे, क्योंकि राजीव गांधी जो थे वो उस समय पे इंटरवेन कर रहे थे। किससे? जो श्रीलंका जो था वहाँ पर जो तमिल और सिंगली 2 ग्रुप थे, तो सिंगली जो है जो वहाँ पर, वो वहाँ पर बहुसंख्यक है, और जो तमिल है वो वहाँ पे अल्पसंख्यक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं राजीव गांधी के ये सब जो इंटरवेन करने से और पीस कीपिंग ट्रूप्स वहाँ भेजने से, जैसे कहा था शांति के रूप में जो फौजें भेजी जाती थी शांति स्थापित करने के लिए, तो वो उससे नाराज़ थे, और उनका बिल्कुल ओपन कॉन्फ्लिक्ट था इन ग्रुप्स के साथ, जो तमिल मिलिटेंट ग्रुप्स थे इनसे। और जो LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम थे, जिसके जो प्रमुख थे प्रभाकरण, वो बिल्कुल भी राजीव गांधी को पसंद नहीं करते थे, और यही वजह रही कि बाद में जाके राजीव गांधी को इन्हीं तमिल मिलिटेंट ग्रुप ने असैसिनेट करवाया था। मिड 1987 में जो बोफोर्स स्कैंडल हुआ, उसने राजीव गांधी की एक जो करप्शन फ्री इमेज थी उसे पूरी तरीके से डैमेज कर दिया था। और ये जब जो घोटाले वगैरह हुए, कई केस हुए, कई बीच में ऐसे वाक़या हुए जिनकी वजह से राजीव गांधी की जो छवि थी वो काफ़ी ख़राब हुई, और 1989 के इलेक्शन में उनकी पार्टी को एक बड़ी हार मिली। बेशक जो 1989 के इलेक्शन हुए तो उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, उन्होंने 196 सीट्स जीती थी, बट बीजेपी की मदद से जो अपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने एक कोलाइशन गवर्नमेंट बनाई, जिसमें VP सिंह, विश्व प्रताप सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, और कांग्रेस की सरकार हट गई। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया
राजीव गांधी 1984 में बने थे। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहते हुए राजीव गांधी ने क्या क्या किया, कैसा उनका कार्यकाल रहा, उसके बारे में पढ़ते हैं। राजीव गांधी वॉज इन वेस्ट बंगाल ऑन 31 अक्टूबर 1984 व्हेन हिज मदर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेटेड। तो राजीव गांधी उस समय पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे जिस दिन उनकी माता प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को असैसिनेट कर दिया गया। जब राजीव गांधी वापस दिल्ली लौटे तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने उनसे एक सवाल पूछा रिलेटेड टू द रायट्स इन दिल्ली, जो दिल्ली में एंटी सिख रायट्स हो रहे थे, सिखों के विरोध में जो उन्हें मारा जा रहा था सिखों को। तो उस समय जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया उन सिख रायट्स को लेकर कि व्हेन अ जाइंट ट्री फॉल्स द अर्थ बिलो शेक्स, कि जब एक बड़ा सा पेड़ गिरता है तो धरती तो हिलती है। उनका ये जो जवाब था इसकी काफ़ी आलोचना हुई, कांग्रेस के कई लीडर्स ने भी इसकी काफ़ी आलोचना की, क्रिटिसाइज़ किया उनके इस बात को, और काफ़ी विवादित रहा उनका यह बयान, काफ़ी असंवेदनशील बयान था, क्योंकि उस समय पर जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग को इस तरीके से टारगेट करके मारा जा रहा था, तब एक देश के प्रधानमंत्री का ऐसा बयान कहीं ना कहीं उस समय जो कांग्रेस वर्कर्स थे, जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग थे, वो लोग जो सिखों को मार रहे थे उन्हें इंसाइट कर रहा था, उन्हें बढ़ावा दे रहा था, उन्हें मोटिवेट कर रहा था, और उनका जो डीड्स थे, जो उनके द्वारा किया जा रहा था, उसे सही साबित कर रहा था। तो राजीव गांधी की काफ़ी आलोचना हुई इसको लेकर। सून आफ्टर एज्यूमिंग ऑफिस गांधी आस्क्ड प्रेसिडेंट सिंह टू डिसॉल्व पार्लियामेंट एंड होल्ड फ्रेश इलेक्शंस। तो जैसे राजीव गांधी 1984 में प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने उस समय के प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह को कहा कि जो पार्लियामेंट है उसे डिसॉल्व किया जाए, भंग किया जाए, और वापस से फ्रेश इलेक्शन किए जाए, क्योंकि लोकसभा जो थी उसके 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका था। गांधी ऑफिशियली बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, उन्हें ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया गया। एंड उस चुनाव में 1984 का जो चुनाव हुआ था, जैसे हम आगे पढ़ चुके हैं कि जो कांग्रेस पार्टी थी 412 सीट जीतकर आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा बहुमत लेकर उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। और उसके बाद राजीव गांधी ने 31 दिसंबर 1984 31 दिसंबर 1984 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, और 40 की एज में ही वॉज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम ऑल्सो, एंड टिल नाउ ही वॉज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वी एवर हैड। राजीव गांधी के कार्यकाल में उन्होंने कई ऐसे डिसीजन लिए जो काफ़ी अप्रिशिएट करने वाले भी रहे, काफ़ी डिसीजन ऐसे भी रहे जिसमें उनकी कई बार आलोचना भी बहुत ज़्यादा हुई। तो एक जो उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन था, उनका पहला इंपॉर्टेंट डिसीजन जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद लिया था, गांधी फर्स्ट एक्शन एज प्राइम मिनिस्टर वॉज पासिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ इन जनवरी 1985। तो जनवरी 1985 में राजीव गांधी का जो पहला एक्शन था एज अ प्राइम मिनिस्टर वो था एंटी डिफेक्शन लॉ को पास करवाना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली कुड नॉट ज्वाइन एन अपोजिशन पार्टी अंटिल द नेक्स्ट इलेक्शन। तो इस लॉ के अनुसार, इस कानून के अनुसार, कोई भी निर्वाचित सदस्य, चाहे वो संसद में हो, चाहे वो विधानसभा में हो, वो किसी दूसरी अपोजिशन पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता है अंटिल द नेक्स्ट इलेक्शन। इट मीन्स कि अगर कोई भी लीडर एमपी का या एमएलए का चुनाव अगर कांग्रेस के टिकट पर जीता है तो वो अगले चुनाव तक किसी भी दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो उसकी जो मान्यता है उसे रद्द कर दिया जाएगा एज एन एमपी और एज एन एमएलए। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन तो राजीव गांधी ने लिया था, क्योंकि उस समय पे कई कांग्रेस के ऐसे एमपी या एमएलए थे जो कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे थे। तो ये जो उस समय पर हो रहा था दल बदली का कार्यक्रम, क्योंकि कई बार जो ऐसे एमपी या एमएलए रहते थे वो लालच में आकर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते थे, तो इसे रोकने के लिए राजीव गांधी ने एंटी डिफेक्शन लॉ उस समय पर पार्लियामेंट में पास करवाया था। देन एक था शाह बानो केस, जिसको लेकर राजीव गांधी काफ़ी क्रिटिसाइज हुए। तो ये केस क्या था, 1985 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक मुस्लिम डाइवोर्सी थी, शाह बानो जिनका नाम था, उनके पक्ष में एक फैसला सुनाया कि उनके जो हस्बैंड है वो उनको एलिमनी मतलब एक जो सहायता राशि टाइप से होती है डिवोर्स लेने के बाद, वो उन्हें देंगे। कुछ इंडियन मुस्लिम्स जो थे जो कि ये मान रहे थे कि ये जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की एक दखल अंदाजी है उनका जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसमें, और इसका उन्होंने काफ़ी विरोध किया।
गांधी एग्रीड टू देयर डिमांड्स, राजीव गांधी एग्री कर गए उनकी डिमांड्स को लेकर, और 1986 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया, द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 में। क्योंकि उस समय कांग्रेस की बहुमत की सरकार थी, तो जो कानून वो लाते थे वो उस समय पास होता था। तो जैसा आज बीजेपी की गवर्नमेंट के साथ है, तो उस समय एकदम मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 पास करवाया गया, और इसने जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था शाह बानो केस में, उसको पूरी तरीके से नलीफाई कर दिया। क्योंकि जब वो एक्ट पास हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिया गया फैसला था वो अमान्य हो गया बिल्कुल। जब पार्लियामेंट में ही वो चीज़ एक्ट पास हो गया है, जब कानून ही बदल गया, तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो पूरी तरीके से गैर कानूनी हो गया। द एक्ट डाइल्यूटेड द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, तो इस कानून की वजह से जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था वो पूरी तरीके से निरस्त हो गया। एंड अलाउड मेंटेनेंस पेमेंट्स टू डाइवोर्स वुमेन ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ईधा। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार क्या होता था कि कोई भी जो डाइवोर्स वुमेन है उसको जो मिलेगा, मतलब पेमेंट मेंटेनेंस के लिए, वो सिर्फ कितने पीरियड के लिए मिलता था, 90 डेज, जिसे कहा जाता था ईधा। मतलब सिर्फ डाइवोर्स के 90 दिन बाद तक ही उन्हें वो जो सपोर्ट था, मेंटेनेंस था, वो पेमेंट था, वो मिलेगा, और उसके बाद उन्हें वो चीज़ प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो इस फैसले को लेकर राजीव गांधी को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया, उनके खिलाफ काफ़ी उस समय पर आप कह सकते हैं कि विरोध हुआ उनका। और गांधी के जो कलीग थे राजीव गांधी के, आरिफ मोहम्मद खान, जो अभी प्रेजेंट में केरला के गवर्नर भी हैं, उन्होंने उस समय पर इसका विरोध करते हुए जो उनकी पार्लियामेंट की एमपी की उनकी जो सदस्यता थी उससे इस्तीफा दे दिया था। नाउ राजीव गांधी वॉज द वन जिन्होंने हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी थी उसे लिबरलाइज करना चालू किया था। तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ही ट्राइड टू लिबरलाइज द कंट्रीज इकोनॉमी। उन्होंने कोशिश की कि जो देश की इकोनॉमी थी उसे लिबरलाइज किया जाए, उसे ओपन किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए, हमारी कंट्री डेवलपमेंट कर पाए। ही डिड सो बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स टू मेक प्राइवेट प्रोडक्शन प्रॉफिटेबल। उन्होंने कई जो प्राइवेट प्रोडक्शन था, जो प्राइवेट कंपनीज थी, उनको इंसेंटिव प्रोवाइड किए ताकि उन्हें प्रॉफिटेबल बनाया जा सके। सब्सिडीज वर गिवन टू कॉरपोरेट कंपनीज टू इंक्रीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्पेशली ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। तो सब्सिडी दी गई कॉरपोरेट कंपनीज को ताकि वो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए। इट वॉज होप्ड दिस वुड इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। और ये सोचा गया कि अगर हमारी कंट्री को एक ऐसी कंट्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए जहाँ पे इन्वेस्ट करने पर अच्छे इंसेंटिव्स, अच्छी सब्सिडीज़ मिलती हो, तो उससे कहीं ना कहीं हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो भी बढ़ती और जो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट था वो भी इम्प्रूव होता। बट इसमें भी गांधी जी का काफ़ी अपोजिशन किया गया उनकी ही पार्टी के लीडरशिप के द्वारा, जिन्होंने क्या सोचा, उन्होंने ये सोचा कि राजीव गांधी का ये जो फैसला है इट वुड ओपन द इकोनॉमी टू एक्सटर्नल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस, कि कहीं ना कहीं हमारी जो देश की इकोनॉमी है उसमें जो एक्सटर्नल इकोनॉमी है, जो बाहरी आर्थिक रूप से डिसीजन मेकिंग होगी, वो हमारी कंट्री की इकोनॉमी को भी इन्फ्लुएंस करेगी, प्रभावित करेगी। और उस समय जो कांग्रेस की एक छवि थी लोगों के बीच, आम आदमी के बीच, जिन्हें इतना बड़ा बहुमत मिला था, तो कहीं ना कहीं जो रूरल और ट्राइबल पीपल थे, जब प्राइवेट कंपनीज अगर इन्वेस्ट करेगी तो उन लोगों के बीच ये एक संदेश जाएगा कि ये जो फैसले लिए गए हैं ये प्रो रिच, अमीर आदमियों को लेकर, अमीर आदमियों का भला करने के लिए लिए गए हैं, और प्रो सिटी रिफॉर्म्स, शहरों को बड़ा करने के लिए या फिर शहर के लोगों को फायदा करने के लिए ये जो इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन है ये किया जा रहा है, उसे बढ़ावा देने के लिए ये सब इंसेंटिव और ये सब सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो एक कांग्रेस पार्टी का जो जनमत था ये उस पर भी असर करता, इसलिए कई कांग्रेस के लीडर्स ने इसका अपोजिशन किया। बूस्ट टू एजुकेशन, राजीव गांधी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी बड़े बड़े फैसले लिए। 1986 में उन्होंने एक नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन अनाउंस करी, जिसकी मदद से कि जो हायर एजुकेशन प्रोग्राम थे उन्हें बढ़ावा दिया जा सके और उन्हें मॉडर्नाइज किया जा सके, जिससे हमारे यहाँ की जो एजुकेशन का लेवल है उसे उस समय पर्टिकुलर टाइम पर जो डिमांड थी, जो उस समय की ज़रूरत थी, उस हिसाब से हमारे यहाँ के
एजुकेशन सिस्टम को, शिक्षा नीति को बदला जा सके। और इसी कड़ी में एक उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया था कि 1986 में उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय सिस्टम, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, एक रेसिडेंशियल एजुकेशन जहाँ पर मिलती है, उन रूरल पॉपुलेशन के गरीब गरीब बच्चों को 6th क्लास से 12th क्लास तक सभी तरीके की भौतिक सुविधाएं, उनके रहने के लिए हॉस्टल, खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़े, एवं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक अच्छी एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड करवाई जाए। सो आई ऑल्सो फील वेरी इंडेप्टेड टू मिस्टर राजीव गांधी, क्योंकि मैं खुद JNV का एक स्टूडेंट रहा हूँ और कई ऐसे लोग जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, जिन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय में जाकर अच्छी शिक्षा पाकर कहीं ना कहीं सिर्फ अपना ही नहीं, अपनी आने वाली जनरेशन्स और रूरल एरियाज़ को भी डेवलप करने में काफ़ी कुछ मदद की है। तो राजीव गांधी के द्वारा किए गए ये जो फैसले थे, जो उन्होंने एजुकेशन के लिए एक जवाहर नवोदय विद्यालय सिस्टम लॉन्च किया था, ये काफ़ी बड़ा फैसला था, जिसका जो रूरल एजुकेशन है, जो रूरल लोग हैं या फिर जिन्होंने JNV का सिस्टम देखा है, वो आज भी उसे अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने और भी कई बहुत अच्छे फैसले लिए, जिसमें से एक जो बहुत बड़ा फैसला था कि हिज एफर्ट्स क्रिएटेड MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जो कि एक होली ओन सब्सिडियरी थी BSNL की। इसे 1986 में उनके ही प्रयासों की वजह से लॉन्च किया जा सका, जिसे हम STD-PCO, पब्लिक कॉल ऑफिस भी कहा जाता था जिन्हें, और जिसकी मदद से जो रूरल एरियाज़ में टेलीफोन नेटवर्क था वो डेवलप हो सका। आज तो हम सबका हाथ में मोबाइल है, फ़ोन है, बट एक समय ऐसा रहता था कि जब लोग जाकर STD-PCO पर जाकर फ़ोन करते थे, अगर उन्हें कहीं दूर दराज में फ़ोन करना होता था, तो ये राजीव गांधी ही थे जिन्होंने MTNL को लॉन्च किया था, बनाया था, जो कि एक BSNL की होली ओन्ड सब्सिडियरी थी। उसके बाद राजीव गांधी ने एक जो बहुत बड़ा फैसला लिया वो था 1990 में लाइसेंस राज को ख़त्म करने के लिए जो उन्होंने मेजर्स लिए थे, जो उन्होंने कड़े कदम उठाए थे, जो उनके द्वारा फैसले लिए गए थे, ताकि जो बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स जो हमारे देश में कैपिटल को ख़रीदना चाहते थे, कंज्यूमर गुड्स को मतलब कंज्यूमर गुड्स बनाना चाहते थे और इम्पोर्ट करना चाहते थे, उनको कोई ब्यूरोक्रेटिक रिस्ट्रिक्शंस ना हो, क्योंकि उस समय पर हर चीज़ के लिए इतने नियम, इतने मतलब आपको कागज़, सब कुछ वगैरह कागजात जमा करवाने पड़ते थे गवर्नमेंट ऑफिस में, उनको पास करवाना, परमिशन लेना, इसको कहा जाता था लाइसेंस राज। और ये जो लाइसेंस राज था, इसे ख़त्म करने के लिए जो प्रयास किए थे वो श्री राजीव गांधी ने किए थे। बोफोर्स स्कैंडल, अभी अभी हमने पढ़ा था कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, वो बोफोर्स स्कैंडल, ये कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी रही जिसने राजीव गांधी का जो पॉलिटिकल कैरियर था, जो कि करप्शन फ्री उनकी इमेज थी, उसे कहीं ना कहीं बहुत आघात पहुंचाया था। तो राजीव गांधी के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनकी गवर्नमेंट में, VP सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने, उन्होंने कई एक ऐसी कंप्रोमाइजिंग डिटेल्स थी सरकार के बारे में, कुछ ऐसी गुप्त जानकारी थी जिसे उन्होंने सार्वजनिक कर दिया था। तो जब VP सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर से हटाकर डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया, तो कहीं ना कहीं उन्हें बुरा लगा, और उन्होंने ये जो बोफोर्स स्कैंडल की जो डिटेल थी, उन्हें कई जो एक कांग्रेस लीडर थे उन्हें बताया, या फिर उन्होंने जब ये चीज़ें बाहर बताई, तब ये पता चला कि ये जो बोफोर्स स्कैंडल था, इसमें क्या था कि राजीव गांधी और गांधी फैमिली जो है, उनके एक एसोसिएट थे ओतावियो क्वात्राची। तो ओतावियो जो क्वात्राची थे, ये बोफोर्स कंपनी एक स्वीडिश कंपनी थी, जिसने इनको मिलियंस ऑफ $US जो थे इनको पे किए थे बाय द स्वीडिश आर्मी कंपनी बोफोर्स, जो स्वीडिश आर्मी की एक आर्म कंपनी थी बोफोर्स, उसके द्वारा क्वात्राची को मिलियंस ऑफ $US का पेमेंट किया गया था इन रिटर्न फॉर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, कि ये जो हमने उनसे जो तोपें वगैरह खरीदी थी, बोफोर्स तोप वगैरह, तो उसके बदले में उन्हें वो कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए जो स्वीडिश कंपनी थी बोफोर्स, स्वीडिश आर्म्स कंपनी, इन्होंने ओतावियो क्वात्राची, जो गांधी परिवार के काफ़ी नज़दीकी थे, उन्हें काफ़ी बड़ा अमाउंट पे किया था, और यही था बोफोर्स स्कैंडल। इसके बारे में भी हम एक पूरा वीडियो बनाकर लाएंगे, उसमें आपको और अच्छे से ये चीज़ समझाएंगे। तो 2004 में ही वॉज पोस्टुमसली क्लियर्ड ऑफ दिस एलिगेशन। तो ये जो बोफोर्स स्कैंडल में राजीव गांधी का नाम आया था, तो 2004 में उन्हें क्लीन चिट दी गई और इन आरोपों से बरी किया गया। राजीव गांधी जो थे, उनकी लास्ट पब्लिक मीटिंग जो थी वो 21 मई 1991 को श्री पेरम्बदूर
जो कि एक गांव है मद्रास से 40 किलोमीटर दूर, जहां वो एक राजनीतिक सभा, एक पॉलिटिकल रैली को अटेंड करने गए थे। वहाँ पे उन्हें असेसिनेट कर दिया गया, ठीक है। और आरडीएक्स बांध कर, ऐसा बोला जाता है कि वो जो मिलिटेंट्स थे, वो लिट्टे जो ग्रुप था, LTTE, लिबरेशन ऑफ तमिल एलम, जो हमने पढ़ा था, उन्हीं ग्रुप के वो मेंबर थे। और वो आरडीएक्स अपनी बॉडी पर बांध कर आए और राजीव गांधी के पास आकर उन्होंने खुद को भी उड़ा लिया और राजीव गांधी भी उसी हमले में मारे गए। तो राजीव गांधी एक बहुत बड़े नेता रहे एंड ही वर्कड अ लॉट फॉर द बेटरमेंट एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और एक काफ़ी कम एज में उन्हें असेसिनेट कर दिया गया। अ मेमोरियल कॉल्ड वीर भूमि वॉज कंस्ट्रक्टेड एट द प्लेस ऑफ गांधी क्रीमेशन इन दिल्ली। तो जहाँ पे राजीव गांधी का अंतिम संस्कार किया गया दिल्ली में, वहाँ पे उनकी याद में एक मेमोरियल बनाया गया है, उसे वीर भूमि नाम दिया गया है। और राजीव गांधी की डेथ 21 मई को हुई थी। एंड सिंस हिज डेथ, जो 21 मई है, उसको हमारी कंट्री में एंटी टेररिज्म डे, जिसे कहते हैं आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उनका जो बर्थडे है 20 अगस्त, उसे हमारी कंट्री में हर साल सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये एक हमारी छोटी सी कोशिश थी आपको, कि हमारे देश के एक ऐसे नेता जो काफ़ी कम उम्र में हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, एक काफ़ी कम उनका जो टाइम पीरियड रहा एज ए प्राइम मिनिस्टर, उसमें उन्होंने कई अच्छे डिसीजंस लिए। कई ऐसी चीज़ हुई जैसे 1984 राइट्स, बोफोर्स स्कैंडल, जिन्होंने उनकी छवि को ख़राब किया। बट ओवरऑल राजीव गांधी जो थे, ही वॉज अ रिफॉर्मिस्ट, जिन्होंने कई ऐसे रिफॉर्म्स, कई ऐसे रूल्स हमारी कंट्री में लागू किए जिसने हमारी कंट्री को डेवलप होने में, आगे बढ़ने में मदद की। तो थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे।